यह है साथियों आपके मूत्र के बाहर जाने का रास्ता। किडनी में मूत्र का निर्माण हुआ, फिर किडनी से साथियों मूत्र वाहिकाओं की सहायता से मूत्र को मूत्राशय तक लाया जाता है और मूत्राशय में कुछ समय के लिए ठहरता है। मूत्र जब इकट्ठा हो जाता है तो मूत्र मार्ग की सहायता से इसे बाहर निकाल दिया जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइज, ये एक मैराथन क्लास होने वाली है और इस क्लास में साथियों हम उत्सर्जन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। गाइज, सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और भैया सिलेक्टेड है। गाइज, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नीट, पटवार, पुलिस, सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगी। गाइज, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, इसलिए मिस मत करना। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। अब करते हैं साथियों आज की क्लास की शुरुआत। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। गाइज, आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी में। रेलवे ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि मनुष्य के शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है। आपसे पूछा गया है आपके शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है। गाइज, आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए है लंग्स, ऑप्शन नंबर बी है स्किन, ऑप्शन नंबर सी है लीवर और ऑप्शन नंबर डी है भैया किडनी। होने को तो साथियों ये ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन, ये चारों ही उत्सर्जी अंग है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो भैया आपकी किडनी है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे कि लंग्स किसका उत्सर्जन करते हैं, आपकी स्किन किसका उत्सर्जन करती है, आपका लिवर किसका उत्सर्जन करता है, आपकी किडनी किसका उत्सर्जन करते हैं। लेकिन उससे पहले साथियों इस चैप्टर की मीनिंग समझते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं साथियों उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, एक्सीरेटरी सिस्टम। सिस्टम बोला जाता है साथियों ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, अंगों का समूह ही साथियों सिस्टम या तंत्र कहलाता है। तो मैं कह सकता हूं कि ऐसे अंगों का समूह जो साथियों उत्सर्जन में सहायक होते हैं, एक्सीरेशन में सहायक होते हैं, उत्सर्जन में सहायक होते हैं, ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है साथियों? उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। अब बात आती है कि भैया किसका उत्सर्जन, क्या होता है उत्सर्जन। देखिए, हमारी बॉडी में साथियों बहुत सारे जहरीले यौगिकों का निर्माण होता है, बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है और उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही साथियों उत्सर्जन कहलाता है। अगर ये अपशिष्ट पदार्थ साथियों हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे तो साथियों हमारे शरीर को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि आपका लीवर डैमेज हो सकता है, आपकी किडनी फेल हो सकती है, आपके घुटनों में दर्द हो सकता है, आपकी मांसपेशियां अकड़ सकती है और भी साथियों बहुत सारी बीमारी ये अपशिष्ट पदार्थ कर सकते हैं। इसलिए साथियों इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। अब बात करते हैं कि ये अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, आपकी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती है दिन भर में, आप सभी को पता है। मान लीजिए कोई 2 चीजें हैं, ए और बी, जुड़ती है तो किसी तीसरी चीज का निर्माण होता है। मान लीजिए सी और डी का निर्माण हुआ। जब भी कोई 2 चीजें आपस में जुड़ी तो वो होता है साथियों अभिकारक, ठीक है। और जो चीज बनी है वो होता है उत्पाद और साथ ही साथ में कुछ साथियों वेस्ट मटेरियल बनता है। मान लीजिए आप किसी चीज का निर्माण कर रहे हो तो जब 2 चीजें आपस में जुड़ती है तो साथ ही साथ में कुछ कचरा बचता है ना कचरा। ठीक उसी तरीके से साथियों हमारी बॉडी में भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। जब 2 चीजें आपस में जुड़ती है तो तीसरी चीज का निर्माण होता है और साथ ही साथ में कुछ वेस्ट मटेरियल का निर्माण होता है। तो ये जो वेस्ट मटेरियल है यही है हमारी बॉडी के अपशिष्ट पदार्थ। अब ये क्या क्या हो सकते हैं साथियों, तो वो देखिए, ये हो सकता है भैया अमोनिया, ये हो सकता है साथियों यूरिया, ये हो सकता है यूरिक अम्ल, ये हो सकता है साथियों क्रिएटिनिन,
ये हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो सकता है स्वीट यानी कि पसीना। दिख रहा है आपको? हाँ, स्वीट यानी कि पसीना। इतनी सारी चीजें साथियों हमारे शरीर के लिए ये नुकसानदायक होती है। ये है साथियों हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ। और इन अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण जो करते हैं साथियों उन्हें कहा जाता है उत्सर्जी ऑर्गन, यानी कि जो इन ऑर्गनों को उत्सर्जन करता है, इन अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण करता है साथियों, ऐसे अंगों को क्या कहा जाता है? उत्सर्जन ऑर्गन यानी उत्सर्जी अंग कहा जाता है। दोबारा सुनिए, मैंने कहा कि ऐसे अंग जो इन अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण करते हैं उन अंगों को क्या कहा जाता है? उत्सर्जी अंग कहा जाता है। तो वो कौन कौन से हैं? वो लंग्स है, स्किन है, लीवर है और किडनी है। लंग्स साथियों किसका उत्सर्जन करते हैं, किसका निर्माण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। देखिए अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में क्या नुकसान कर सकता है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है साथियों, आपको पता है कि हमारी बॉडी में लगभग 68 से लेकर के 70% क्या होता है? पानी होता है। तो गाइज ये कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करेगी और भैया H2CO3 कार्बनिक अम्ल बना लेगी, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। जब आप श्वास छोड़ते हो साथियों तो सबसे ज्यादा जो गैस छोड़ते हो वो छोड़ते हो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो लंग्स साथियों वैसे तो श्वसन तंत्र में पढ़ा जाता है, लेकिन भैया इस उत्सर्जन तंत्र का भी हिस्सा माना जाता है किसे? लंग से, क्योंकि ये एक उत्सर्जी अंग है। किसका उत्सर्जन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड साथियों जल से क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बना लेता है, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो स्किन होती है साथियों, जो आपकी त्वचा होती है भैया, वो स्वीट यानी कि जो पसीना होता है, इस पसीना का उत्सर्जन करती है। पसीना में क्या क्या होता है? साल्ट होता है, नमक होता है, कुछ मात्रा में आयंस होते हैं और पानी होता है साथियों। तो भैया अगर पसीना नहीं निकलेगा साथियों तो नमक आपकी बॉडी में ज़्यादा हो सकता है, जो अधिक मात्रा में जो आयंस है साथियों वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भैया नमक और भैया साल्ट यानी कि जो आयन है उनकी मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है कौन? पसीना। अगर ये हो जाएंगे साथियों ज़्यादा तो फिर आप बीमार हो सकते हो, क्योंकि हमारी बॉडी में साथियों सभी चीज़ निश्चित नियमित रूप से होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए कि नहीं, ना तो कम और ना ही ज़्यादा। इतनी बात क्लियर है। लीवर जो होता है आप सभी को पता है, इसमें यूरिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यूरिया का। और यूरिया आपके लीवर को खराब कर सकता है, आपकी बॉडी में खतरनाक हो सकता है। कौन भैया? यूरिया। इसलिए इसका भी उत्सर्जन करना जरूरी है, क्योंकि ये सभी क्या है साथियों? अपशिष्ट पदार्थ है। किडनी आपको पता है यूरिन, आपका जो मूत्र होता है इस मूत्र का त्याग करती है, इस मूत्र का निर्माण होता है किडनी में। और आपके मूत्र में इन बहुत सारी चीजों का, सबसे ज्यादा कहने का मतलब अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं वो भैया मूत्र की सहायता से ही निकलते हैं। क्योंकि मूत्र में क्या क्या होता है? अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है और भैया क्रिएटिनाइन होता है। क्रिएटिनाइन क्या होता है आगे हम सब बताने वाले हैं। तो बोलो क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? एक बार और रिवीजन करवाते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैंने आपको बताया कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, यानी कि एक्सीलेटरी सिस्टम क्या होता है। सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, अंगों का समूह ही साथियों क्या कहलाता है? ऐसे तंत्र कहलाता है। ऐसे अंगों का समूह जो साथियों उत्सर्जन में सहायक होते हैं वो होते हैं भैया उत्सर्जन तंत्र, एक्सीलेटरी सिस्टम। इतनी बात क्लियर है। अब बात आती है कि उत्सर्जन क्या होता है। देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारे साथियों किसका निर्माण होता है? हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है, जहरीले पदार्थों का निर्माण होता है। अब इन जहरीले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। अगर साथियों जहरीले पदार्थ, टॉक्सिक कंपाउंड हमारे शरीर में रहेंगे तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन्हें बाहर निकालना ही साथियों क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अब बात आती है कि भैया इन हानिकारक पदार्थों का, इन जहरीले यौगिकों का निर्माण हमारी बॉडी में कैसे होता है? इन अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण हमारी बॉडी में कैसे होता है? मान लीजिए कोई दो चीजें आपस में जुड़ी, तीसरी चीज का निर्माण हुआ और कुछ वेस्ट मटेरियल बनता है। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है दिन भर में साथियों। उन रिएक्शन में से एक रिएक्शन ये है, मैंने एग्जांपल लिया, कोई दो चीजें आपस में जुड़ी, तीसरी चीज का निर्माण हुआ और साथियों साथ ही साथ में कुछ वेस्ट मटेरियल का निर्माण होता है। ये वेस्ट मटेरियल ही होता है साथियों अपशिष्ट पदार्थ। अब अपशिष्ट पदार्थ क्या क्या है तो ये मैंने आपको बता दिया। अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, क्रिएटिनाइन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और पसीना है। और इन अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण जो अंग करता है उन्हें कहा जाता है उत्सर्जी अंग।
उत्सर्जी अंग लंग्स यानी कि आपके फेफड़े हैं, आपकी त्वचा है, आपका लीवर है और आपकी किडनी है। ये भैया इनके उत्सर्जन करते हैं, इनका निर्माण करते हैं, इन अपशिष्ट पदार्थों का, जो मैंने आपको बता दिया। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो भैया आपकी किडनी है। तो आशा करता हूं, क्योंकि भैया किडनी यूरिन का यानी कि मूत्र का निर्माण करती है और मूत्र में बहुत सारी चीजें होती है। यूरिक अम्ल मूत्र की सहायता से शरीर से बाहर निकलता है, अमोनिया मूत्र की सहायता से बाहर निकलता है, यूरिया मूत्र की सहायता से शरीर से बाहर निकलता है, क्रिएटिनिन मूत्र की सहायता से शरीर से बाहर निकलता है। सबसे ज्यादा साथियों अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य कौन करता है, आपका यूरिन, आपका मूत्र करता है। और मूत्र का निर्माण किस में होता है, आपकी किडनी में होता है। इसलिए साथियों किडनी को हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग माना गया है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपसे एसएससी की एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन से साथियों एग्जाम्पल आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बार बार, इसलिए ध्यान से देखना साथियों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि स्तनधारी है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए यूरियोटेलिक, ऑप्शन नंबर बी है यूरिकोटेलिक, ऑप्शन नंबर सी है अमोनोटेलिक, ऑप्शन नंबर डी है साथियों गुआनोटेलिक। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना साथियों, वो होगा भैया ऑप्शन नंबर ए यूरियोटेलिक। देखिए संसार में जो सजीव है ना साथियों, इन सजीवों को उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों। नंबर 1 पर आता है यूरियोटेलिक, नंबर 2 पर आता है यूरिकोटेलिक, नंबर 3 पर आता है अमोनोटेलिक और नंबर 4 पर आता है गुआनोटेलिक। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं कि यूरियोटेलिक क्या है। यूरियोटेलिक साथियों ऐसे जीव होते हैं जिनमें उत्सर्जी पदार्थों में सर्वाधिक, मैंने क्या कहा, ऐसे जीव होते हैं जो उत्सर्जी पदार्थों में सर्वाधिक किसका उत्सर्जन करे, तो भैया यूरिया का। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, तो भैया स्तनधारी है। हम भी आते हैं साथियों स्तनधारी में, ह्यूमन बींग्स, गाय भैंस घोड़ा बकरी कुत्ता। स्तनधारी वो होते हैं साथियों जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो बोलो यूरियोटेलिक समझ में आया। मैंने कहा ये ऐसे जीव होते हैं साथियों जो उत्सर्जी पदार्थों में सर्वाधिक यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें कहते हैं यूरियोटेलिक जीव। और इनका एग्जाम्पल है स्तनधारी, जिसमें मानव भी आते हैं साथियों। इतनी बात क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें यूरिकोटेलिक, साथियों ये ऐसे सजीव होते हैं या ऐसे जीव होते हैं जो उत्सर्जी पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करें। अब यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करते हैं साथियों, देखिए एग्जाम्पल है भैया जलीय जीव, जलीय जीव नहीं है साथियों, सरीसृप और भैया पक्षी। जितने भी पक्षी है साथियों वो सभी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। और सरीसृप जो रैंक कर चलते हैं जैसे कि सांप छिपकली, वो सभी साथियों कौन से हैं भैया, वो है यूरिकोटेलिक। इतनी बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर सी की 3 की बात करते हैं अमोनोटेलिक। ऐसे जीव साथियों जो भैया उत्सर्जी पदार्थों में सबसे ज्यादा अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका भैया, अमोनिया का। वो होते हैं साथियों अमोनोटेलिक जीव। और एग्जाम्पल है भैया जलीय जीव और उभयचर में जैसे कि मेंढक, जलीय जीव में आती है साथियों मछली, सरीसृप में आते हैं सांप और छिपकली, स्तनधारी में आते हैं हम मानव, गाय भैंस घोड़ा बकरी, पक्षी में जैसे कि चिड़िया ले लीजिए, बहुत सारे हैं, चिड़िया मोर कबूतर जो भी है वो। नंबर 4 की बात करते हैं साथियों गुआनोटेलिक। ये ऐसे जीव होते हैं साथियों जो उत्सर्जी पदार्थों में सबसे ज्यादा गुआनिन का उत्सर्जन करते हैं। अब गुआनिन क्या है साथियों, तो नाइट्रोजन युक्त एक क्षार है, आपने डीएनए की संरचना पढ़ी होगी साथियों, उसमें आता है ये गुआनिन। ठीक है, किसका उत्सर्जन करते हैं, गुआनिन का। इसका एग्जाम्पल क्या है, एक तो है मकड़ी और बिच्छू जो होता है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है भैया ये गुआनिन।
ये मकड़ी और बिच्छू बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस प्रकार के जीव है, तो ग्वानोटेलिक जीव है, क्योंकि ये साथियों उत्सर्जी पदार्थों में सबसे ज्यादा ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है साथियों, उत्सर्जी पदार्थों में सबसे ज्यादा यूरियोटेलिक जीव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिकोटेलिक जीव यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, अमोनोटेलिक जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, ग्वानोटेलिक जीव ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं। यूरिया स्तनधारी करते हैं, ये एग्जाम्पल है भैया, स्तनधारी यूरिक अम्ल का सरीसृप और पक्षी, अमोनिया का जलीय जीव और उभयचर, और ग्वानिन मकड़ी और बिच्छू। बात क्लियर है? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ये क्वेश्चन साथियों आपसे एसएससी में पूछा गया है और इसमें बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं यूरिया से संबंधित, वो सभी क्वेश्चन आपसे एसएससी में पूछे गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यूरिया संश्लेषण कहाँ होता है, यानी कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए किडनी, ऑप्शन नंबर बी है यूरिया, ऑप्शन नंबर सी है मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी है साथियों फेफड़े। गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया ऑप्शन नंबर यूरिया ही लिख दिया साथियों, इस जगह पर आएगा भैया आपका यकृत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, यानी कि यकृत में ही साथियों किसका निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण होता है। ठीक, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है साथियों हमारे शरीर में, तो भैया लीवर में होता है, यकृत में होता है, जिगर में होता है। इस यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र तो है साथियों NH2CO NH2। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है साथियों कार्बामाइड या फिर कार्ब एमाइड आप कह सकते हो। ठीक है, देखिए और बात करते हैं, तो यूरिया का निर्माण किस चक्कर की सहायता से होता है, किस साइकिल के थ्रू होता है, तो भैया ऑर्निथिन ऑर्जिनिन चक्कर की सहायता से साथियों यूरिया का निर्माण होता है। ये चक्कर के बारे में आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है साथियों, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसका परिवहन कौन करता है साथियों, तो इसका परिवहन करता है भैया प्लाज्मा। देखिए यकृत में किसका निर्माण हुआ, यूरिया का। अब ब्लड के भी साथियों बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाई जाती है जो हमारे ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होती है। इतनी बात क्लियर है। तो भैया इस यूरिया का निर्माण यकृत में हुआ, फिर साथियों ये ब्लड में घुलेगा और ब्लड में इसका कौन परिवहन करवाएगा प्लाज्मा, और कहाँ लेके जाएगा साथियों इसे, आपकी किडनी के पास, क्योंकि ये अपशिष्ट पदार्थ से शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। अगर ये हमारे शरीर में रहेगा तो हमें बीमार कर सकता है, इसलिए इसे बाहर निकालना अति आवश्यक है। फिर साथियों किडनी से छानेगी और मूत्र बनाएगी और मूत्र की सहायता से साथियों उसका त्याग कर देगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि भैया यूरिया का परिवहन कौन करता है, तो भैया कौन करता है, आपका प्लाज्मा करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कैसा लगा साथियों क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो गाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके भैया, अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चले। ओके देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये क्वेश्चन आपसे एनडीए की एग्जाम में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है एनडीए की एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मूत्र किस रास्ते से बाहर जाता है। आपके ऑप्शंस है, ए में दिया हुआ है साथियों किडनी, बी में दिया हुआ है यूरेटर डक्ट यानी कि मूत्र वाहिका, ऑप्शन नंबर सी है यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय, और ऑप्शन नंबर डी है यूरेथ्रा मूत्र मार्ग। ये तो ए बी सी डी दिए हुए। अब ऑप्शंस तो ये है साथियों आपके, ऑप्शन नंबर ए है ए बी सी डी, ये क्रम वाइज है, सीक्वेंस वाइज बताना है आपको। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर ब है बी ए सी डी, स कहता है बी ए डी सी, द है साथियों डी सी बी ए। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना साथियों वो ये होगा भैया ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। आइए कैसे, सबसे पहले साथियों जो किडनी होती है, इस किडनी में आपके मूत्र का निर्माण होता है। फिर मूत्र वाहिकाओं की सहायता से साथियों मूत्राशय तक पहुंचता है। मूत्राशय में
कुछ समय के लिए साथियों मूत्र इकट्ठा होता है और लास्ट एंड फाइनल साथियों मूत्र मार्ग की सहायता से इसका त्याग होता है, इसे बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए कैसे आपकी किडनी का आकार कैसा होता है, इस तरीके से होता है, सोयाबीन के समान। ठीक, ये होती है साथियों आपकी किडनी। ये दाएं किडनी होती है और ये बायां किडनी होती है। साथियों दाएं किडनी थोड़ी नीचे की ओर होती है, बाएं किडनी थोड़ी ऊपर की ओर होती है, लेकिन वैसे सेम होती है। साथियों एक किडनी में, एक जोड़ी होती है ना, 2 किडनी होती है, एक किडनी में साथियों लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब यह बात आती है कि नेफ्रॉन क्या है। तो गाइज किडनी की सबसे छोटी कोशिका है, किडनी की कोशिका है या किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है, एक फिर किडनी की सबसे छोटी इकाई है। आप साथियों से किडनी की कोशिका भी कह सकते हो। ऐसे साथियों 1 मिलियन लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में, और ये नेफ्रॉन क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करते हैं। और इसी में ही साथियों किसका निर्माण होता है, इस किडनी में ही, इस किडनी में साथियों मूत्र का निर्माण होता है। फिर यहाँ से कुछ इस तरीके से डक्ट निकली हुई होती है जिन्हें कहा जाता है साथियों मूत्रवाहिका, मूत्रवाहिका। और भैया यहाँ होता है आपका मूत्राशय, यानी कि आपका मूत्र कुछ समय के लिए इस मूत्राशय में ठहरता है साथियों। यह आ गया मूत्रवाहिकाओं की सहायता से मूत्राशय में कुछ समय के लिए ठहरता है आपका मूत्र, आपका यूरिन, और फिर साथियों मूत्र मार्ग की सहायता से साथियों आपके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है मूत्र को। यह है साथियों आपके मूत्र के बाहर जाने का रास्ता। किडनी में मूत्र का निर्माण हुआ, फिर किडनी से साथियों मूत्रवाहिकाओं की सहायता से मूत्र को मूत्राशय तक लाया जाता है और मूत्राशय में कुछ समय के लिए ठहरता है। मूत्र जब इकट्ठा हो जाता है तो मूत्र मार्ग की सहायता से इसे बाहर निकाल दिया जाता है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइज एक बात का ध्यान रखना, मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ साथियों वो सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक भी क्वेश्चन मिस मत करना साथियों, क्योंकि भैया जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, गारंटी है कोई भी ऐसे क्वेश्चन सेशन नहीं करवाता होगा पूरा यूट्यूब पर। और फिर ये कोस्ट साथियों, और क्या चाहिए आपको। अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है तो मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। और 1 रुपये की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं भैया पैसे नहीं लेता पढ़ाने के, कोई नहीं लेता यूट्यूब पर, लेकिन सबने भैया अपने अपने धंधे खोल रखे। मैं कभी नहीं लूँगा सिर्फ यूट्यूब से, जो आएगा ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है पैसे वाली। कहने का मतलब ये है, अगर आपको पढ़ना मेरा अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ, और आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि भैया आपका भी भला हो सके और मेरा भी भला हो सके। ठीक है, आपको जीत दिलाकर रहेंगे साथियों, इस बात का आपको ध्यान रखना, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नीट, पुलिस, पटवार, सब परीक्षाओं के साथियों में क्वेश्चन लेके आया हूँ, और सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं साथियों। और लास्ट के क्वेश्चन आप देखोगे ना, 3-4 क्वेश्चन साथियों हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको पता है मैं एक क्वेश्चन में लगभग 5 से 7 क्वेश्चन की जानकारी देता हूँ साथियों। ऐसे साथियों में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन करवाता हूँ। देखा जाए तो साथियों 100+ क्वेश्चन हो जाते हैं। और क्या चाहिए आपको, तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। गाइज इस क्वेश्चन में मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं, उसमें अधिकांश जो स्टूडेंट होता है साथियों वो कंफ्यूज रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किडनी किस प्रक्रिया पर काम करती है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए ब्लड प्यूरिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी है ब्लड फिल्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है भैया कोई नहीं। गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया ऑप्शन नंबर बी ब्लड फिल्ट्रेशन। ब्लड को छानना, फिल्टर करना, प्रनिस्पंदन प्रक्रिया पर काम करती है साथियों आपकी किडनी। ये तो हो गया किडनी का कार्य। और ब्लड प्यूरिफिकेशन का कार्य होता है साथियों आपके लंग्स का, आपके फेफड़ों का। ब्लड प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है साथियों ब्लड का शुद्धिकरण गैसों की अवस्था में। अब सबसे पहले समझते हैं साथियों कि लंग्स आपके ब्लड को शुद्ध कैसे करते हैं। देखिए जो ब्लड होता है ना भैया,
वो दो प्रकार का होता है। एक होता है साथियों प्योर ब्लड और एक होता है साथियों इम्प्योर ब्लड। ध्यान से सुनना गाइज, मजा आ जाएगा। प्योर ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। इम्प्योर ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक होती है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम होती है। आपके जो लंग्स होते हैं साथियों, इनकी सबसे छोटी इकाई होती है एल्वियोली। इस एल्वियोली में डिफ्यूजन प्रोसेस के तहत गैसों के अणुओं का आदान प्रदान होता है। इतनी बात क्लियर है, जिसके तहत साथियों जो लंग्स होते हैं वो भैया अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट कर देते हैं। और साथियों यही होता है ब्लड प्यूरिफिकेशन, ब्लड का शुद्धिकरण। ऐसा रक्त साथियों जिसमें भैया ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम है, वो शुद्ध ब्लड होता है, वो प्योर ब्लड होता है। और ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक होती है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम होती है, वो अशुद्ध ब्लड होता है। तो हमारे फेफड़ों का कार्य क्या है साथियों, हमारे लंग्स का क्या कार्य है, अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करना। श्वसन तंत्र वाला जब चैप्टर मैंने आपको करवाया था साथियों, तब मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि किस तरीके से हमारे एल्वियोली में गैसों का आदान प्रदान होता है डिफ्यूजन प्रोसेस के तहत। ठीक है, तो इस तरीके से साथियों आपके जो लंग्स होते हैं वो ब्लड का प्यूरिफिकेशन करते हैं, ब्लड का शुद्धिकरण करते हैं गैसों की अवस्था में। अब ब्लड फिल्ट्रेशन की बात करते हैं भैया कि आपकी किडनी कैसे काम करती है। तो देखिए आपका जो ब्लड होता है साथियों, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि यूरिया होता है, अमोनिया होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनाइन होता है, अमीनो अम्ल होता है, ग्लूकोज होता है, वाटर यानी कि पानी होता है, विटामिन्स होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती है, ऑक्सीजन वगैरह। ठीक है, तो गाइज कुछ चीजें तो अच्छी है आपकी किडनी में, तो ये तो हो गई साथियों खराब चीजें, अपशिष्ट पदार्थ है जो आपके ब्लड में है। और ये जो चीजें होती है साथियों, ये अच्छी चीजें होती है। तो आपकी जो किडनी होती है साथियों, वो भैया इन अच्छी चीज़ों का तो अवशोषण कर लेती है और भैया इन बुरी चीज़ों का, इन अपशिष्ट पदार्थों की, इन हानिकारक चीज़ों को साथियों मूत्र की सहायता से, मूत्र के फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में साथियों शरीर से त्याग कर देती है भैया इनका, इन बुरी चीज़ों का। तो ये जो प्रोसेस है छानने का, देखिए हम जब चाय बनाते हैं तो चाय में चाय की पत्ती डालते हैं, अदरक डालते हैं, इलायची डालते हैं, लौंग डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, है कि नहीं है। तो छलनी क्या करती है साथियों, चाय को छानती है, तो चाय तो नीचे गिर जाती है और जो उसमें जो चीज़ है, जो खराब चीज़ है, जैसे कि चाय की पत्ती, अदरक, उनका तो उपयोग लेने के बाद में उनको बाहर फेंका जाता है, आप सभी को पता है, तो वो साथियों चलनी में ही रह जाती है। ठीक इसी तरीके से ही आपकी किडनी काम करती है, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको तो साथियों अपने पास रख लेती है और जो बुरी चीज़ें हैं साथियों उनको बाहर फेंक देती है। तो ये होता है साथियों ब्लड को फिल्टर करना, यानी कि ब्लड को छानना। और फिल्टर करने का कार्य कौन करता है, तो ग्लोमेरुलस फिल्टर लगा हुआ होता है आपकी किडनी में साथियों, वो कार्य करता है आपके ब्लड को छानने का। तो आशा करता हूँ दोनों चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ब्लड प्यूरिफिकेशन क्या होता है और ब्लड फिल्ट्रेशन क्या होता है। अधिकांश आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लड प्यूरिफिकेशन का कार्य कौन करता है, तो आपके लंग्स करते हैं, आपके फेफड़े करते हैं। और ब्लड फिल्ट्रेशन का कार्य कौन करता है, तो भैया आपकी क्या करती है, किडनी करती है, आपके गुर्दे करते हैं। इतनी बात क्लियर है, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ये आपसे रेलवे में भी पूछा गया है और एसएससी में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि डायलिसिस या हीमोडायलिसिस का संबंध किससे है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए है किडनी, ऑप्शन नंबर बी है यकृत, ऑप्शन नंबर सी है आंखें, ऑप्शन नंबर डी है भैया मस्तिष्क। गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा भैया ऑप्शन नंबर ए किडनी। देखिए आपकी किडनी क्या करती है साथियों, तो आप कहोगे भैया कि ब्लड को छानने का कार्य करती है, ब्लड फिल्ट्रेशन का कार्य करती है और भैया यूरिन यानी कि मूत्र का निर्माण करती है। बिल्कुल बात सही है, ओके भैया।
अगर मान लीजिए आपकी किडनी डैमेज हो जाए या फिर आपकी किडनी फेल हो जाए, आपकी किडनी काम करना बंद कर दे, तो फिर भी साथियों इंसान को जीवित रखने के लिए ब्लड को छानने की आवश्यकता तो पड़ेगी। नहीं तो अपशिष्ट पदार्थ साथियों हमारे शरीर में जम जाएंगे और हमें बीमार कर देंगे, हमारी मृत्यु ऐसे ही हो जाएगी। तो भैया अब ब्लड को हम कृत्रिम तरीके से छानते हैं, कृत्रिम तरह से, कृत्रिम रूप से छानना। गाइज ब्लड को कृत्रिम रूप से छानना ही क्या कहलाता है? डायलिसिस या फिर हीमोडायलिसिस कहलाता है। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है किडनी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो बोलो क्वेश्चन आया समझ में आपको? ओके गाइज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट रेलवे में ना जाने कितनी एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मूत्र का रंग पीला होता है। गाइज आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी है हीमोसाइनिन, ऑप्शन नंबर सी है यूरोक्रोम, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। देखिए जब किसी भी चीज के रंग के बारे में बात की जाए साथियों, तो पिगमेंट जो वर्णक होते हैं वो भैया रंग देने में सहायक होते हैं, इतना आपको याद रखना है। गाइज मूत्र का रंग पीला होता है किस वर्णक के कारण? तो गाइज आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोक्रोम वर्णक के कारण। सबसे पहले मैंने आपको बताया था साथियों भी पिछले ही क्वेश्चन में कि हमारी जो किडनी होती है, इस किडनी में किसका निर्माण होता है? मूत्र का, यूरिन का। इतनी बात क्लियर है गाइज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया आपका जो यूरिन है, आपका जो मूत्र है, इस मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान होता है 6। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी साथियों? प्रकृति हो जाएगी इसकी दुर्बल अम्लीय। यहां तक किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथियों इसमें गंध किसके कारण आती है? मूत्र में तो अमोनिया के कारण गंध आती है, ठीक है। और भैया इस मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। अब ये बताओ साथियों हमारा जो ब्लड का रंग होता है वो कैसा होता है? तो आप कहोगे भैया कि लाल होता है। किस वर्णक के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। साथियों जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा और दूसरा सबसे बड़ा संघ है मोलस्का। और साथियों आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव है और मोलस्का संघ के जो जीव है उनके ब्लड का रंग कैसा होता है भैया? उनका ब्लड का रंग होता है नीला। और किस वर्णक के कारण होता है? किस वर्णक के कारण होता है? तो भैया हीमोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। आर्थ्रोपोडा और भैया मोलस्का संघ के प्राणियों का रंग, के प्राणियों का ब्लड का रंग और मानव के ब्लड का रंग लाल होता है। किस वर्णक के कारण? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। तो बोलो इतने सारे क्वेश्चन साथी आपसे बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भैया यूरोक्रोम वर्णक का निर्माण कैसे होता है? तो साथियों आपको पता है आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और भैया इस हीमोग्लोबिन के टूटने से किसका निर्माण होता है? इस यूरोक्रोम वर्णक का निर्माण होता है। इस यूरोक्रोम वर्णक का निर्माण होता है। बात आपको समझ में आई या नहीं आई मुझे ये बताओ। आगे स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ लास्ट के क्वेश्चन मिस मत करना साथियों क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन की साइज बढ़ती जाएगी, क्रम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही साथियों आपके क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले। हाँ ऐसी बात नहीं है अब तक के जो क्वेश्चन करवाए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है साथियों क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नीट लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि
इसकी जो समझ है ना साथियों, बहुत अप लेवल के। रेलवे में तो आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है। आप ये कहोगे भैया ये तो अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। नहीं भैया, ये इसी ही चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ाया उसमें जाता है। देखिए आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी है वेसोप्रेन हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी है वेसोप्रेसिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पीयूष ग्रंथि के बारे में सुना है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये हाइपोथैलेमस को छोड़ करके बाकी जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उन सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का कार्य करती है कौन? पीयूष ग्रंथि। इसी पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से दो हार्मोन निकलते हैं। एक निकलता है साथियों एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे साथियों वेसोप्रिन या वेसोप्रेसिन हार्मोन कहा जाता है, या एडीएच साथियों इसके शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। ये चारों साथियों एक ही हार्मोन के नाम है। और दूसरा होता है साथियों ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन गाय भैंसों को कम समय में अधिक दूध निकालने के लिए साथियों ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसे गर्भदायक हार्मोन भी कहा जाता है। प्रसव पीड़ा को कम करने वाला हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। चलो इसके बारे में छोड़िए, हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है। आप कहोगे एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच हार्मोन, वेसोप्रिन हार्मोन, वेसोप्रेसिन हार्मोन। अब बात यह आती है साथियों कि कैसे संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। देखिए गाइज, अगर ये हार्मोन साथियों कम बना तो क्या होगा? शरीर में पानी का अवशोषण, आपके शरीर में पानी का अवशोषण साथियों कम होगा। आपके शरीर में पानी का अवशोषण कम होगा। अरे भैया, अगर आपके शरीर में पानी का अवशोषण कम हुआ है तो मूत्र में पानी की मात्रा अधिक होगी। मूत्र में पानी की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि साथियों अगर आपके शरीर में ही पानी का अवशोषण नहीं हो रहा है तो आपके मूत्र में पानी साथियों ज़्यादा निकलेगा। तो कहने का मतलब मूत्र में पानी की मात्रा अधिक होगी। इसका मतलब होता है साथियों अधिक होगी, जिससे क्या होगा? आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। शरीर में पानी की कमी होगी, आपका शरीर निर्जलीकरण हो जाएगा। निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो जाएगा आपके शरीर का। आपके शरीर में पानी की कमी होगी, कहने का मतलब आपका शरीर निर्जलीकरण हो जाएगा, आप बीमार पड़ जाओगे अगर हार्मोन की कमी हुई तो। लेकिन भैया अगर आपके शरीर में हार्मोन की अधिकता हुई, अगर आपके शरीर में हार्मोन की अधिकता हुई तो साथियों आपके शरीर में जो पानी का अवशोषण है ना वो भैया अधिक होगा। सिंपल सी बात है, हार्मोन अधिक निकलेगा तो काम ज़्यादा करेगा, तो भैया पानी का अवशोषण भी अधिक होगा। अगर आपका हार्मोन कम निकला है तो पानी का अवशोषण भी कम होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि कम कार्य कर रहा है। सेकंड बात करते हैं कि हार्मोन अधिक निकला साथियों तो भैया पानी का अवशोषण अधिक होगा। अगर पानी का अवशोषण आपके शरीर में अधिक हो रहा है साथियों तो मूत्र में पानी की कमी होगी। शरीर ही सूख रहा है साथियों, अवशोषण कर रहा है पानी को, तो आपके मूत्र में पानी की कमी होगी। अगर मूत्र में पानी की कमी होगी साथियों तो आप सभी को पता है आपके मूत्र में क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं साथियों। तो ये शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि इन्हें निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। आपके मूत्र में क्या है? पानी की कमी है। तो साथियों आपका शरीर क्या हो जाएगा? जैसे आपके शरीर को नुकसान होगा, आपका शरीर बीमार हो सकता है। आपका लीवर हो रहा है, लीवर जो है साथियों वो फेल हो, लीवर आपका डैमेज हो सकता है, आपकी किडनी फेल हो सकती है। तो कहने का मतलब लीवर, आपकी जो किडनी है, इनको खतरा है, आपके शरीर को नुकसान है साथियों।
इसलिए भैया याद रखना, एडीएच हार्मोन जो होता है वो आपके शरीर में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। अगर हार्मोन की कमी होगी तो आपका शरीर में निर्जलीकरण हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा आपका शरीर, यानी आपके शरीर में पानी की कमी होगी। और आपका शरीर में अगर ये हार्मोन अधिक बन रहा है साथियों, तो भी भैया आपके जो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ है जो आपके शरीर में बने हैं वो आपके शरीर से बाहर नहीं जाएंगे। अगर ये बाहर नहीं गए साथियों तो ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि आपका लीवर डैमेज हो सकता है, आपकी किडनी फेल हो सकती है, जूनटों में जाके साथियों यूरिक अम्ल जम जाता है, क्रिएटिनिन जम जाता है, जिससे उठने बैठने में परेशानी होती है, गठिया रोग जैसी समस्या पैदा हो सकती है। कहने का मतलब साथियों, अगर ये अपशिष्ट पदार्थ आपके शरीर से बाहर नहीं गए तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो भैया ये क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। क्वेश्चन की समझ अच्छी थी साथियों, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रख लिया। पहले भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं कि पूछा नहीं गया, और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। मजा आया क्वेश्चन में? ओके गाइज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए भैया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एसएससी में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भैया। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है साथियों कि स्तनधारियों का किडनी है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए प्रोनेफ्रिक, ऑप्शन नंबर बी है मेसोनेफ्रिक, ऑप्शन नंबर सी है मेटानेफ्रिक, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज एक्चुअली में क्या होता है, इनकी कोशिकाओं की संरचनाओं के आधार पर साथियों जो किडनी होती है उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोनेफ्रिक, ऑप्शन नंबर बी है मेसोनेफ्रिक, ऑप्शन नंबर सी है भैया मेटानेफ्रिक। ये है साथियों आपके 3 प्रकार, पहला प्रोनेफ्रिक, दूसरा मेसोनेफ्रिक और तीसरा है साथियों मेटानेफ्रिक। अब देखिए, स्तनधारी है जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं वो सभी स्तनधारी में आते हैं, इसमें मानव भी आता है, गाय भैंस घोड़ा बकरी सभी ही आते हैं। सरीसृप जो रैंक कर चलते हैं जैसे कि सांप और छिपकली, और साथियों एवीज वर्ग वाले यानी कि पक्षी, जितने भी पक्षी है साथियों वो सभी में जो किडनी होती है साथियों मेटानेफ्रिक प्रकार की होती है, मेटानेफ्रिक प्रकार की होती है। इतनी बात क्लियर? तो हमारी किडनी कैसी है साथियों? मेटानेफ्रिक प्रकार की है। इतनी बात क्लियर? ओके, आगे चलते हैं साथियों। जो जलीय जीव है और जो उभयचर है, उभयचर में कौन आता है? जो धरती पर भी रह सकते हैं, जो जमीन पर भी रह सकते हैं, जैसे कि मेंढक, वो भैया उनमें जो किडनी होती है साथियों वो होती है मेसोनेफ्रिक प्रकार की। और मेंढक का जो बच्चा होता है उसे कहते हैं टेडपोल, और इस टेडपोल में जो किडनी होती है साथियों प्रोनेफ्रिक प्रकार की होती है। बोलो क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको? अगर आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। याद रखना, स्तनधारियों की जो किडनी होती है वो मेटानेफ्रिक प्रकार की होती है। एसएससी में पूछा गया है, आपसे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्लियर है? ओके भैया, आगे चलते हैं। और हाँ, लास्ट के क्वेश्चन मिस मत करना यार, क्योंकि भैया अभी तक तो मैंने किडनी का जो मुख्य कार्य है और किडनी से संबंधित जो मुख्य क्वेश्चन है वो तो मैंने अभी तक आपको करवाए ही नहीं, तो करवाने वाला हूँ, जुड़े रहिए। समझ में नहीं आ रहा हो तो वो बताओ, वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। वैसे साथियों मैं बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ, मुझे पता है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर गाइज आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने चैप्टर करवा रखा है, आपको प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर आप चेकआउट कर सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में भी, वहाँ पर भी आपको चैप्टर मिल जाएगा। और यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये क्वेश्चन बहुत चर्चित है साथियों इस चैप्टर में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पहले भी एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हमारी किडनी का ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट GFR मान क्या है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 125 ml प्रति मिनट ऑफ ब्लड, ऑप्शन नंबर बी है 180 लीटर प्रति डे ऑफ ब्लड, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। कैसे समझते हैं? आपको पता है साथियों, आपकी जो किडनी होती है, आपकी जो किडनी होती है ये क्या करती है साथियों? आपके ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करती है। और किडनी की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है साथियों नेफ्रॉन। कौन? नेफ्रॉन।
और नेफ्रॉन का ही एक भाग है साथियों ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस का आकार साथियों जैसे चलनी होती है ना, कहने का मतलब ग्लोमेरुलस होता है ये भैया आपके ब्लड को छानने का कार्य करता है, सीधी सी बात ये है। ग्लोमेरुलस फिल्टर होता है जो भैया आपके ब्लड को छानने का कार्य करता है। इतनी बात क्लियर है। तो साथियों देखिए ये GFR मान क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है। आपका ग्लोमेरुलस जिस दर से ब्लड को फिल्टर करेगा उसी दर को क्या कहा जाता है साथियों, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहा जाता है। एक बार और सुनिए, जिस दर से आपका ग्लोमेरुलस यानी कि ये ब्लड को छानेगा उस दर को क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहा जाता है, GFR कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि आपकी किडनी का GFR मान कितना होता है। तो गाइज हमारी जो किडनी होती है वो 1 मिनट में 125 ml ब्लड को छान करके अलग करती है, 1 मिनट में, और एक दिन में 180 लीटर ब्लड को छान करके अलग करती है। इसलिए आपके जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, दोनों। आशा करता हूँ क्वेश्चन अच्छा था, आसान था, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया? लाइक कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मूत्र के साथ ब्लड का आना कौन सी बीमारी है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर A हेमेटूरिया, ऑप्शन नंबर B है ग्लाइकोयूरिया, ऑप्शन नंबर C है पोलीयूरिया, ऑप्शन नंबर D है ओलिगोयूरिया। देखिए जब साथियों आपके मूत्र के साथ ब्लड आता है तो उस बीमारी को कहा जाता है हेमेटूरिया। इतनी बात क्लियर है। जब साथियों आपके ब्लड के साथ में ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज या फिर शर्करा बाहर आती है साथियों तो उस बीमारी को कहा जाता है ग्लाइकोयूरिया। अगर आपका मूत्र साथियों अधिक बन रहा है, मूत्र का अधिक बनना आवश्यकता से अधिक ही बन रहा है साथियों तो उस बीमारी को कहा जाता है पोलीयूरिया। ठीक है। और ओलिगोयूरिया होता है मूत्र की मात्रा कम होना, मूत्र की मात्रा कम होना, जितना बनना चाहिए साथियों उतना भी नहीं बन रहा है तो वो होता है ओलिगोयूरिया। ये 3-4 शब्द है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन सा शब्द पूछ ले, कौन सा क्वेश्चन पूछ ले साथियों कोई पता नहीं है। इसलिए भैया आपको नॉलेज तो अच्छी होनी चाहिए ना, कम से कम जिसके बारे में पढ़ रहे हो उसके बारे में। याद हुआ? ओके, अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के। ये कुछ बीमारियां और हैं इनके बारे में और सीख लीजिए जो कि आपकी किडनी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि अस्थियों के जोड़ों में यूरिक अम्ल जमने से कौन सा रोग होता है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर A गठिया रोग, ऑप्शन नंबर B है पथरी रोग, ऑप्शन नंबर C है नेफ्रोराइटिस रोग, ऑप्शन नंबर D है कोई नहीं। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A गठिया रोग। देखिए अगर आपके जॉइंट में यूरिक अम्ल जम जाता है साथियों तो आपको उठने बैठने में परेशानी आती है। ठीक है, वो होता है भैया गठिया रोग। अगर सिंपल भाषा में बात करूँ तो पथरी रोग क्या होता है तो साथियों आपकी किडनी में कैल्शियम ऑक्जिलेट के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं साथियों, वो होता है पथरी रोग। नेफ्रोराइटिस रोग क्या होता है तो आपकी जो किडनी है ना साथियों, इस किडनी में वायरस या फिर जीवाणु बैक्टीरिया के कारण अगर सूजन आ गया है तो वो होता है साथियों नेफ्रोराइटिस रोग। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा था साथियों SSC में। बोलो अब तक साथियों मैंने 12 क्वेश्चन करवाए। आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से साथियों, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगी है साथियों इन 12 क्वेश्चनों को, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को लिखना और फिर क्वेश्चन करवाना साथियों भैया काफ़ी समय लगता है। आपको तो लगता है कि 1 घंटे की क्लास है कोई ना आसानी से हो जाता है, लेकिन भैया इन क्वेश्चनों को करने से पीछे कितनी मेहनत लगती है ये मुझे पता है, आपको नहीं पता क्योंकि मैं करता हूँ। पैर दर्द कर रहे हैं सच्ची बता रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दो इस बात पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया।
लास्ट क्वेश्चन है साथियों किडनी के ऊपर। किडनी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन हम अगले क्वेश्चन में कवर करने वाले हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए भैया, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और इस क्वेश्चन में साथियों मैं लगभग 10 से 12 क्वेश्चन की जानकारी देने वाला हूं। इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, छोड़ना मत। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किडनी का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी नेफ्रोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर सी यूरेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है साथियों कार्डियोलॉजी। गाइस, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है साथियों जिसमें आप किडनी के बारे में, आपके गुर्दों के बारे में अध्ययन करते हो डिटेल में। नेफ्रोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है साथियों, जो विशेषज्ञ होता है ना भैया किडनी का, या फिर डॉक्टर वगैरह, उन्हें कहा जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है। यूरेटोलॉजी क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन साथियों आप विज्ञान की जिस शाखा में करते हो उस शाखा को कहा जाता है भैया यूरेटोलॉजी। आपका हार्ट, आपका हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हो उस शाखा को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। एक मिनट रुकना। देखिए भैया, इतनी कहानी आपको समझ में आई। मैंने क्या कहा, किडनी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, और किडनी का जो विशेषज्ञ होता है उसे नेफ्रोलॉजिस्ट, और उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को यूरेटोलॉजी, और साथियों हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। ओके भैया, अब बात करते हैं किडनी के बारे में। किडनी का मुख्य कार्य क्या है, ब्लड को छानना। इतनी बात क्लियर है। किडनी की सबसे छोटी इकाई कौन है साथियों, तो भैया नेफ्रॉन है। जैसे आपके फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई होती है एल्वियोली, ठीक है, आपके मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई होती है न्यूरॉन, ऐसे ही किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है नेफ्रॉन। जो किडनी का कार्य है साथियों वो नेफ्रॉन ही करता है। भार कितना होता है, तो 170 ग्राम की एक किडनी होती है। आपकी 2 किडनी होती है, आप सभी को पता है। 170 और 170 ग्राम कितने हो गए, 340 ग्राम आपकी किडनी का भार होता है। किडनी का रंग कैसा होता है, तो साथियों भूरे लाल रंग की आपकी किडनी होती है। और साथियों किडनी का आकार की बात करो तो भैया सोयाबीन के समान होता है। सोयाबीन के समान आपकी किडनी का आकार होता है। अगर मैं साथियों लोकेशन की बात करूं तो भैया जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल जो कैविटी है उदर गुहा के पीछे की ओर, उदर गुहा में पीछे की ओर होता है। आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी है ना उदर गुहा, उसके पीछे की ओर होती है साथियों। जहां पर आपकी पसली खत्म होती है वहां पर पीछे की ओर साथियों दोनों तरफ होती है भैया आपकी किडनी। इतनी बात क्लियर है। और साथियों किडनी का जो आवरण होता है उसे कहते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम किडनी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किडनी के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, उस आवरण को कहा जाता है पेरिटोनियम। आशा करता हूं ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। इसी तरीके से साथियों अब तक मैंने मैराथन क्लास में साथियों मैंने कंकाल तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर आप देख सकते हो। आज की इस वीडियो में मैंने उत्सर्जन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए हैं। अगली वीडियो में साथियों हम किसी न किसी एक चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे। जुड़े रहिए। बायोलॉजी पढ़नी है साथियों आपको पूरे कंटेंट के साथ, जो आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं मैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।